नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध महाकवि आधुनिक काल के युग विशेष को अपनी अपूर्व, अनुपम एवं अद्वितीय प्रतिभा से जीवंत बनाने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी नाटक का हम सार और पात्रों का परिचय प्राप्त करेंगे। जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य की बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न एक महान रचनाकार थे। उन्होंने कविता के साथ साथ नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध तथा समीक्षा, आलोचना आदि विभिन्न विधाओं में अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। तो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी नाटक बहुत प्रचलित है और प्रसिद्ध है। तो आइए ध्रुव स्वामिनी नाटक के सार और पात्रों का परिचय प्राप्त करते हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने ध्रुव स्वामिनी नाटक सन 1933 में लिखा। ये जयशंकर प्रसाद जी की अंतिम रचना है। स्त्री प्रधान नाटक है, ये नायिका प्रधान है और एक ऐतिहासिक नाटक है। इसमें अगर हम पात्र देखें तो इसमें विशेष नायक की भूमिका निभाने वाले जो पात्र हैं वो हैं चंद्रगुप्त। गुप्त कुल के राजा समुद्रगुप्त के पुत्र हैं चंद्रगुप्त और रामगुप्त। तो इसमें चंद्रगुप्त नायक के रूप में है और रामगुप्त हैं तो राजा, लेकिन इसमें उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई है। शिखर स्वामी अमात्य हैं। शकराज रामगुप्त के पड़ोसी शत्रु राजा हैं। मिहिर देव ये आचार्य हैं। खिंगल शकराज के एक दूत हैं। पुरोहित ये ब्राह्मण हैं। तो इसमें 7 तो पुरुष पात्र हैं और 3 स्त्री पात्र हैं, जिसमें है ध्रुव स्वामिनी नायिका है। मंदाकिनी ये चंद्रगुप्त और रामगुप्त की बहन है। कोमा शकराज की प्रेमिका है। तो ये था पात्र परिचय। इसमें चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, शकराज, मिहिरदेव, खिंगल और पुरोहित ये पुरुष पात्र। चंद्रगुप्त इस नाटक में कुमार और नायक की भूमिका निभा रहे हैं, जो गुप्त काल के राजा समुद्रगुप्त के छोटे पुत्र हैं, जो अति साहसी हैं, पराक्रमी, वंश और समाज के गौरव की रक्षा करने में तत्पर हैं। तो ये चंद्रगुप्त का भाई है रामगुप्त, जिन्हें राजा के रूप में भी दिखाया है, परंतु वो लायक नहीं है, तो इसलिए वो खलनायक की भूमिका पर हैं। रामगुप्त समुद्रगुप्त के बड़े पुत्र हैं। प्रमुख पुरुष पात्र और विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति इस नाटक में दिखाया है। शिखर स्वामी एक अमात्य हैं, जो रामगुप्त के अति विश्वास पात्र हैं। गुप्त कुल का अमात्य अति धूर्त है, मूर्ख हैं और स्वार्थी प्रवृत्ति के हैं, जो छल से, प्रपंच से, षड्यंत्र से भरे हुए हैं। वो षड्यंत्रकारी हैं। आगे हैं पुरुष पात्र में शकराज, जो रामगुप्त के पड़ोस में शत्रु राजा हैं, जो महत्वाकांक्षी हैं, रणकुशल और कूटनीतिज्ञ के साथ साथ वो क्रूर भी हैं, दुष्ट प्रवृत्ति है, उनका स्वभाव अच्छा नहीं है। तो जो कि रामगुप्त के राज्य को चारों ओर से घेर लेते हैं। तो शकराज शत्रु राजा के रूप में दिखाए गए हैं। आगे जो पुरुष पात्र में है मिहिर देव, शकराज के आचार्य। कोमा की एक स्त्री है, तो कोमा के वो धर्मपिता हैं। कोमा शकराज की प्रेमिका है। उनके दरबार में वो नर्तकी है। पुरोहित धर्मशास्त्र के आचार्य, आदर्श ब्राह्मणत्व का प्रतिनिधि चरित्र उनके द्वारा दर्शाया गया है। तो पुरुष पात्र में जो गौण पात्र हैं वो खिंगल, जो दूत के रूप में है, जिसे शकराज रामगुप्त के पास भेजते हैं, और पुरोहित जो ब्राह्मण की भूमिका में है। आगे स्त्री पात्र इस प्रकार हैं। ध्रुव स्वामिनी
जो प्रमुख नायिका है रामगुप्त की पत्नी है, महादेवी है, महारानी है, नायिका है, लिच्छवी राज की पुत्री है। समस्त घटनाएं ध्रुव स्वामिनी से संबंधित हैं। उन्हीं के आधार पर ही इस नाटक का नाम रखा हुआ है। दूसरा, स्त्री पात्र की भूमिका में है मंदाकिनी, जो चंद्रगुप्त और रामगुप्त की बहन है, जो अति साहसी है और प्रगतिशील युवती है, जो हर नारी के मन की व्यथा को, पीड़ा को समझती है। तीसरी स्त्री पात्र है कोमा, जो शकराज के राज्य में है, मिहिर देव की पालित पुत्री हैं, जो कि शकराज से प्रेम करती हैं। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के पात्रों के परिचय के बाद आइए अब हम ध्रुव स्वामिनी नाटक का सार समझ लेते हैं, जो इस प्रकार है। ध्रुव स्वामिनी नाटक 3 अंकों में विभाजित है। ध्रुव स्वामिनी नाटक एक ऐतिहासिक नाटक है। इसमें जयशंकर प्रसाद जी ने इतिहास को आधार बनाकर अतीत के माध्यम से वर्तमान को सुधारने का प्रयास किया है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में उन्होंने गुप्त साम्राज्य की कथा को अपनी रचना का आधार बनाया है। गुप्त वंश के राजा हैं समुद्रगुप्त। उनके 2 पुत्र, बड़ा पुत्र है रामगुप्त और छोटा है चंद्रगुप्त। लेकिन रामगुप्त लायक नहीं है, चंद्रगुप्त योग्य है, लायक है, वीर है, बहादुर है। इसलिए राजा समुद्रगुप्त अपने छोटे पुत्र चंद्रगुप्त को उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। लेकिन रामगुप्त राजा बनना चाहता है। ये बात जब चंद्रगुप्त को पता लगती है कि इसके लिए वो षड्यंत्र रच रहा है, तो वो स्वयं ही अपना राज्य, अपना उत्तराधिकार छोड़ देता है। पिता की मृत्यु के बाद पुत्र रामगुप्त के राजा बनने के बाद की घटनाओं का वर्णन इस नाटक में है। तो नाटक की कथा वस्तु, कहानी नायिका ध्रुव स्वामिनी के इर्द गिर्द है, नायक चंद्रगुप्त के इर्द गिर्द और खलनायक रामगुप्त के चारों ओर घूमती है। शकराज जो शत्रु राजा है और उसकी प्रेमिका है कोमा, उसके पिता है मिहिर देव। इस कहानी में भूमिका निभा रहे हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये मुख्य कथा जो इस नाटक की है वो किस तरह से आगे की ओर बढ़ती है, जो कि 3 अंकों में विभाजित है। इसमें 4 गीत भी सम्मिलित किए गए हैं। तो इस नाटक का मुख्य सार इस प्रकार से है। प्रथम अंक, प्रथम दृश्य जो युद्ध के शिविर से शुरू होता है, तो उसमें नाटक की नायिका जो नाटक की प्रथम पात्र है ध्रुव स्वामिनी, वो प्रवेश करती हैं और उनके साथ में है उनकी दासी जो मंदाकिनी के विषय में। फिर दासी से ध्रुव स्वामिनी जब पूछती है तो दासी मौन रहती है, चुप रहती है, जिस वजह से ध्रुव स्वामिनी फ्रस्ट्रेट होती है, गुस्सा करती है, खींचती है, क्योंकि उसको याद आता है कि राजमहल में अंदर अंतःपुर में उसके साथ इसी ही तरह का अपमानजनक व्यवहार किया जाता है। इतने लोगों के समीप रहने पर भी वो अकेली है, कोई भी उसके साथ बातचीत नहीं करता है। तो वहाँ वो प्रकृति की गोद में झरने के पास जाकर के बैठ जाती है और फिर दासी धीरे से उसे बताती है कि वो गूंगी नहीं है, बात करती है, लेकिन समय देख करके वो बात करना चाहती है, लेकिन वो सबके सामने गूंगी होने का अभिनय कर रही है। तो इस प्रकार से वो बड़ी कुशलता से ध्रुव स्वामिनी के मन के भावों को जानना चाहती है। तो रामगुप्त के प्रश्न करने पर उसके जो ज्ञात भाव हैं वो सामने नजर आते हैं। ध्रुव स्वामिनी के अंदर चंद्रगुप्त के प्रति प्रेम की भावना बहुत अच्छी तरह से गहरे रूप में समाई हुई है। तो इस बात को जान करके रामगुप्त बहुत नाराज होता है और डर जाता है। तो इस बात के बाद में रामगुप्त को एक पहरेदार आकर के सूचना देता है कि शकराज जो शक जाति के शत्रु राजा हैं, शकों के राजा हैं, तो उन्होंने
पहाड़ी मार्ग से उतर करके सारे गिरिपथ को रोक लिया है, जिससे जहाँ पर रामगुप्त का शिविर है उसका संबंध राजपथ यानी सड़क से अलग हो गया है। शकराज युद्ध से बचने के लिए, युद्ध की संधि के लिए वो रामगुप्त के पास एक दूत भेजता है खिंगिल को, और संदेश देता है कि अगर युद्ध नहीं करना है तो अपनी रानी ध्रुवस्वामिनी को दे दे और अपने राज्य की कई स्त्रियों को हमें उपहार के रूप में दे दे। तो यह शर्त वो रामगुप्त के समक्ष रखता है कि या तो युद्ध करो या ध्रुवस्वामिनी हमें दे दो। रामगुप्त एक कायर राजा है, तो वो युद्ध करना नहीं चाहता है, इसलिए वो इस संधि को स्वीकार कर लेता है। तो जब ध्रुवस्वामिनी को उस संधि के बारे में पता चलता है तो वो बहुत नाराज होती है, दुखी होती है, और वो रामगुप्त से प्रार्थना करती है कि उसे शकराज के पास ना भेजे। इस प्रकार से ध्रुवस्वामिनी जब उस रामगुप्त से राजा के रूप में भी प्रार्थना करती है, जब वो नहीं मानता है तो फिर पति के रूप में भी उससे बातचीत करती है, लेकिन रामगुप्त उसकी बात को स्वीकार नहीं करता है। तब ध्रुवस्वामिनी आत्महत्या करने का प्रयास करती है। उसी समय फिर चंद्रगुप्त आ जाता है। चंद्रगुप्त आकर के इस दृश्य को देख करके पूछता है कि आत्महत्या क्यों कर रही हो। तो रामगुप्त बताता है कि ध्रुवस्वामिनी गुस्से में आकर के इस प्रकार से कर रही है। तो ध्रुवस्वामिनी भी गुस्से में भरकर रामगुप्त को खूब धिक्कारती है और कहती है कि स्त्रियां क्या उपहार में देने की वस्तु हैं, और कहती है कि मैं उपहार में दी जाने वाली कोई ऐसी वस्तु नहीं हूँ, इससे अच्छा तो मैं अपने जीवन को नष्ट कर लूँगी। तो इस प्रकार से ये दृश्य चलता है। फिर शिखर स्वामी भी ध्रुवस्वामिनी को प्रेरित करता है, कहता है कि राष्ट्र की रक्षा करने के लिए शत्रु पक्ष की ये संधि मान लेना उचित है, अनिवार्य है, क्योंकि इससे अगर देश की रक्षा होती है तो इससे मानने में क्या बुराई है। तो ध्रुवस्वामिनी को बहुत क्रोध आता है। अब चंद्रगुप्त के आने के बाद चंद्रगुप्त आकर के ध्रुवस्वामिनी को रोकता है कि आत्महत्या नहीं करे, क्योंकि वो उसे बचाएगा। तो आगे चंद्रगुप्त कहता है अपने आप को प्रस्तुत करते हुए कि वो शकराज के पास जाएगा। तो रामगुप्त और शिखर स्वामी इस बात के लिए राजी हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ वो देख लेते हैं, उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि ध्रुवस्वामिनी और चंद्रगुप्त आपस में बहुत अधिक प्रेम करते हैं। तो रामगुप्त उनसे छुटकारा पाना चाहता है, ध्रुवस्वामिनी को शकराज के पास भेजना चाहता है, और चंद्रगुप्त सोचता है कि वो ध्रुवस्वामिनी का जीवन बचाए, क्योंकि ध्रुवस्वामिनी के पिता ने उपहार के रूप में समुद्रगुप्त को जब उसे दिया था तो समुद्रगुप्त के ने चंद्रगुप्त को भेजा था लाने के लिए। अब ध्रुवस्वामिनी कहती है कि तुम पहले मेरे पिता के घर से लाने के लिए तुम ही गए थे, अब तुम ही मुझे छोड़ करके आओगे। तो इसलिए चंद्रगुप्त कहता है कि ठीक है, मैं शकराज के पास तुम्हें लेके जाऊंगा, लेकिन पहले तो वो ये कहता है कि वो शकराज के पास खुद जाएगा, कि वो नहीं जाए, लेकिन ध्रुवस्वामिनी उसे मनाती है कि वो भी जाएगी। आखिरकार ये योजना बनती है कि चंद्रगुप्त ध्रुवस्वामिनी का रूप धारण करके भेष बदल के जाएगा। तो ध्रुवस्वामिनी कहती है कि मैं भी उस रूप को और वहाँ जा कर के क्या होता है मैं उस दृश्य को देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं साथ चलती हूँ। रामगुप्त राजी हो जाते हैं कि ठीक है, ध्रुवस्वामिनी भी चली जाएगी और चंद्रगुप्त भी चला जाएगा। तो प्रथम अंक यहाँ पर समाप्त होता है कि मंदाकिनी, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी और सामंत कुमार, सामंतों के लिए स्त्रियां भी भेज दी जाती हैं। फिर दूसरा दृश्य शुरू होता है, तो उसमें दिखाया गया है शकराज है, शकराज का शिविर है। तो शकराज इंतजार कर रहा है कि क्या जानकारी आई है। दूत आता है, दूत आकर के बता देता है कि रामगुप्त मान चुका है। इधर शकराज की जो प्रेमिका है कोमा,
उसे पता लगता है तो वो नाराज होती है और शकराज को समझाना चाहती है, लेकिन शकराज उसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देता है और वो खुश हो जाता है, इंतजार करता है कि ध्रुव स्वामिनी वहां पर आ रही है। तो फिर एक प्रतिहारी आकर के संदेश देता है कि ध्रुव स्वामिनी आ गई है। तो फिर शकराज कहता है कि जल्दी ही उससे वो मुलाकात करे और वो मिलने के लिए तैयार है। रानी के आने से वो इतना खुश होता है कि वो अपनी प्रेमिका कोमा की उपेक्षा करता है, उसको इग्नोर करता है। कोमा कहती है कि एक स्त्री को अपने परिवार से, पति से अलग करके वो अनर्थ कर रहा है, लेकिन शकराज कोमा की बातों को अनसुना कर देता है। इस तरह कोमा के जो पिता हैं मिहिर देव, वो भी जब कोमा की हालत को देखते हैं कि कोमा बहुत उदास हो गई है, तो वो शकराज को समझाना चाहते हैं, लेकिन वो किसी भी तरह से मानता नहीं है। तो फिर जब ध्रुव स्वामिनी शकराज के राज्य में पहुंच जाती है तो उसको संदेश प्राप्त होता है कि ध्रुव स्वामिनी ने पूछा है कि अगर एकांत है तो वो आ जाए। तो शकराज हाँ कर देता है और फिर जब वो देखता है कि स्त्री के रूप में दो ध्रुव स्वामिनी हैं तो वो हैरान हो जाता है और पूछता है कि असली ध्रुव स्वामिनी कौन है। तो इस प्रकार दोनों ही अपने आप को ध्रुव स्वामिनी बताते हैं। तो स्त्री वेशधारी चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी दोनों जब उसको बताते हैं कि वो ध्रुव स्वामिनी है, तो शकराज सोचता है कि ठीक है, दोनों ही मेरे पास उपहार के रूप में आए हैं तो ठीक है। चंद्रगुप्त असली रूप में आकर के फिर शकराज के साथ युद्ध करता है और फिर शकराज मारा जाता है। शकराज जब मारा गया तो उधर से रामगुप्त को पता चलता है। अब रामगुप्त अपनी सेना को लेकर के आ जाता है। रास्ते में इसके बाद फिर कोमा वहाँ से चली जाती है अपने पिता के साथ। रास्ते में जाते हुए कोमा और उसके पिता को भी मार दिया जाता है। रामगुप्त ये देख करके, सुन करके कि शकराज मारा गया है, तो वो अपनी सेना को लेकर के वहाँ पर आता है और वहाँ आकर के जब चंद्रगुप्त को देखता है इस प्रकार से और वो देखता है शकराज मारा गया है, तो ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त इकट्ठे हैं। तो ध्रुव स्वामिनी इसको कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो, रानी हो और मैं राजा हूँ, लेकिन ध्रुव स्वामिनी उसके लिए इनकार कर देती है। तो इस प्रकार से जब ये सारी घटनाएं चलती हैं तो वो चंद्रगुप्त का विरोध करता है। अब ध्रुव स्वामिनी बड़ी हिम्मत के साथ चंद्रगुप्त को कहती है कि वो रामगुप्त का विरोध करे। तो इस प्रकार से जब उनकी ये बहस हो रही होती है तो एक सैनिक उसे बंदी बनाने के लिए आगे की ओर बढ़ता है, चंद्रगुप्त की ओर। पीछे से फिर एक सैनिक चंद्रगुप्त के ऊपर वार करना चाहता है। इधर से चंद्रगुप्त के एक सैनिक आगे बढ़कर के फिर रामगुप्त को मार देते हैं। इस प्रकार रामगुप्त के मारे जाने के बाद चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी का फिर विवाह हो जाता है और फिर रामगुप्त के अंत और ध्रुव स्वामिनी के जय घोष के साथ नाटक का समापन हो जाता है। तो ये था ध्रुव स्वामिनी नाटक का सार। आशा है आपको समझ आ गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।